इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखो। एक रूसी सैनिक ओरिकीव के पास सड़क पर अकेला चल रहा है। उसके चारों ओर टूटी पुल का मलबा है और सामने यूक्रेनी सैनिक हैं। फिर वह वही करता है जो पुतिन के कुछ ही सैनिक करते हैं। रुकता है, बंदूक नीचे करता है और बोलता है। वह आत्मसमर्पण करता है। लेकिन आसमान में एक ड्रोन है जो हर हरकत, शब्द और आत्मसमर्पण देख रहा है। यहाँ एक बात है जो आपको चौंकाएगी। यह यूक्रेनी नहीं, रूसी ड्रोन है जिसे रूसियों ने चलाया और रूसी सैनिक को फिल्माया जिसने जिंदा रहने का निर्णय लिया। अगले पल इस सैनिक के साथ जो होगा वह चौंकाने वाला है। लेकिन जिस वजह से यह सब हो रहा है वह और भी ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि रूसी सेना के अंदर कुछ टूट चुका है, कुछ ऐसा जिसे पुतिन अब और नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हो रहा है उसका स्तर आपकी कल्पना से कहीं बड़ा है। देखते रहिए, हम हर विवरण बताएंगे ताकि आप जान सकें वह ड्रोन वहां क्यों था। रूसी सैनिकों पर खुद उनकी सेना नजर रख रही है जब वे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उस चीज के बारे में बात करनी है जो इस युद्ध के पर्दे के पीछे हो रही है, जिसका नाम बहुत साधारण है, मैं जीना चाहता हूं। सितंबर 2022 में यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने एक बहुत साधारण सा कार्यक्रम शुरू किया। एक वेबसाइट, टेलीग्राम पर एक चैटबॉट और 24 घंटे उपलब्ध एक टेलीफोन लाइन। प्रस्ताव था कि रूसी सैनिक आत्मसमर्पण करना चाहें तो संपर्क कर सुरक्षित निर्देश व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार व्यवहार की गारंटी पा सकते थे। यह अजीब लग रहा था। कोई रूसी सैनिक युद्ध क्षेत्र के बीच में क्यों यूक्रेनी वेबसाइट पर जाएगा और अपनी खुद की गिरफ्तारी तय करेगा। लेकिन यहाँ जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह है कि यह काम कर गया। इस वेबसाइट को 4.8 करोड़ से ज्यादा बार एक्सेस किया गया और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 3.2 करोड़ बार इसे रूस के अंदर से एक्सेस किया गया। रूसी सैनिक और नागरिक युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 26,000 से ज्यादा सीधे अनुरोध मिले। 26,000 सैनिकों ने कॉल किया, मैसेज भेजा, वेबसाइट पर जाकर खुद को पकड़वाने की गुहार लगाई। यही मामला सचमुच परेशान करता है, क्योंकि आत्मसमर्पण की दर युद्ध शुरू होने से लगातार बढ़ी है। 2025 के अंत तक 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने पकड़ लिया था और सिर्फ 2025 में ही जितने रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया वह 2022 और 2023 दोनों को मिलाकर भी उससे कम थे। पारंपरिक युद्धों में आमतौर पर बंदियों की संख्या समय के साथ घटती है। सेनाएं खुद को ढाल लेती हैं, अपनी रणनीतियां बेहतर करती हैं, अनुशासन बढ़ाती हैं। लेकिन रूस में इसका उल्टा हो रहा है। आमतौर पर हर हफ्ते 60-90 रूसी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन लड़ाई तेज होने पर यह संख्या बढ़ जाती है। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ के दौरान एक ही हफ्ते में 350 आत्मसमर्पण हुए और जून 2023 से कुछ अभूतपूर्व होना शुरू हो गया। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को पकड़ना शुरू कर दिया। जितने रूस यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ता है उससे ज्यादा। मुझे इसे दोहराने दो क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। रूस कब्जा करता है, वही पक्ष है जो इस युद्ध में हमला कर रहा है। अक्सर हमला करने वाला ज्यादा कैदी पकड़ता है क्योंकि वह आगे बढ़ता है, मोर्चे घेरता है और पीछे हटने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। रूसी सैनिक हमले के बावजूद यूक्रेनी रक्षकों से ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। यह रूसी रणनीति की एक बड़ी कमी दर्शाता है और अब रूसी सैनिक लड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन यहां सवाल यह है कि ये सैनिक कौन है? 83% पकड़े गए लोग साधारण सैनिक हैं जो वास्तव में सबसे आगे हैं। ड्रोन, तोपखाने, बारूदी सुरंगों का सामना कर रहे हैं। केवल 13% सार्जेंट हैं और 3% अधिकारी हैं। रूस अपने अधिकारियों को ऐसी जगहों पर नहीं रखता जहां वे पकड़े जा सकें। वे साधारण सैनिकों का इस्तेमाल बलि के बकरों की तरह करते हैं। यह और भी चौंकाने वाला है।
लगभग 7% पकड़े गए कैदी रूसी नहीं बल्कि 40 देशों के विदेशी भाड़े के सैनिक हैं और हर हफ्ते 2 से 3 नए विदेशी लड़ाके पकड़े जाते हैं। रूस हजारों विदेशियों को एक ऐसी जंग में मरने के लिए कैसे भर्ती कर रहा है जो उनकी अपनी नहीं है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दक्षिण अफ्रीका का 22 वर्षीय युवक घर पर डिस्कॉर्ड पर दोस्तों संग आर्मा 3 खेल रहा है। यह एक यथार्थवादी सैन्य सिमुलेशन गेम है जो रणनीति पसंद करने वालों के बीच लोकप्रिय है। उसे अरोबा नामक यूजर से प्राइवेट मैसेज मिलता है। डैश ऑफर बहुत अच्छा लगता है। रूस में प्राइवेट सिक्योरिटी में काम, यूरोपीय सैलरी, रूसी नागरिकता, शिक्षा के अवसर। वह मान जाता है। केप टाउन से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए फ्लाइट पकड़ता है। रूस पहुंचने पर उसे कुछ हफ्ते की मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है और फिर लुहांस्क की फ्रंट लाइन पर ग्रेनेड लॉन्चर असिस्टेंट बनाकर भेजा जाता है। अक्टूबर 2024 में वह लड़ाई में मारा गया। वह अकेला नहीं था। जांच से पता चला कि रूसी भर्तीकर्ताओं ने मिलिट्री गेम्स के डिस्कॉर्ड सर्वर में घुसकर युद्ध रणनीतियों में रुचि रखने वाले युवाओं को निशाना बनाया। यह योजना सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं है। रूस ने अफ्रीका में अलाबुगा स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया जिसमें युवा महिलाओं को हॉस्पिटैलिटी, गैस्ट्रोनॉमी में काम, पढ़ाई, मुफ्त फ्लाइट्स, रहने और यूरोपीय सैलरी का वादा किया गया। सैकड़ों महिलाओं ने प्रस्ताव मंजूर किया और वहां पहुंचने पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। होटलों की जगह उन्हें फैक्ट्रियों में ले जाकर ईरानी ड्रोन असेंबल करवाए गए जो यूक्रेनी शहरों पर हमला करते हैं। वे बिना सुरक्षा जहरीले रसायनों के साथ काम करती थीं, डॉर्मिटरी में निगरानी में रहती और बाहर नहीं जा सकती थीं। रूस अफ्रीकी महिलाओं से नेपाल, भारत, क्यूबा में हथियार निर्माण के लिए जबरन मजदूरी करवा रहा था। हजारों लोगों को रसोइयां और सुरक्षा गार्ड के लिए भर्ती किया गया। जब वे पहुंचे तो उन्हें राइफलें दी गईं और सीधे मोर्चे पर भेज दिया गया। जनवरी 2026 में एक रिपोर्ट आई जिसमें सबसे बुरी स्थिति दिखाई गई। एक अफ्रीकी सैनिक को एक एंटी टैंक माइंस के साथ बांध दिया गया और उसे एक यूक्रेनी पोजीशन की ओर दौड़ने के लिए मजबूर किया गया ताकि वह एक बंकर को उड़ा सके। उन्होंने एक इंसान को जिंदा बम बना दिया। रूसी सैनिकों में एक और चिंताजनक बात है। पकड़े गए करीब 1/4 ने बताया कि उन्हें धोखे या जबरदस्ती भर्ती किया गया। हर 4 में एक वहां नहीं चाहता था। 40% का आपराधिक रिकॉर्ड है। रूस अपनी जेलों को खाली कर रहा है, सैन्य सेवा के बदले माफी की पेशकश कर रहा है, लेकिन वहां सिर्फ अपराधी ही नहीं है। रूस ने आंतरिक रूप से जिन्हें संक्रमित इकाइयां कहा जाता है उनका गठन शुरू कर दिया है। टीबी, HIV और अन्य गंभीर बीमारियों वाले सैनिकों को लामबंद किया जा रहा है और मोर्चे पर भेजा जा रहा है। वे पुरुष जिन्हें चिकित्सा उपचार में होना चाहिए था उन्हें एक बार इस्तेमाल कर फेंक देने योग्य समझा जा रहा है और इन पुरुषों को, जिनमें से कई को उचित प्रशिक्षण भी नहीं मिला है, मजबूत किलेबंदियों पर सीधे हमलों में झोंक दिया जाता है और आत्मसमर्पण तो बस कहानी का एक हिस्सा है। 2024 के अंत तक सिर्फ केंद्रीय सैन्य जिले में 25,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी यूनिटें छोड़ दी। 25,000। हम यहाँ युद्ध में पकड़े जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन सैनिकों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना सामान उठाया और गायब हो गए, जिन्होंने लड़ाई जारी रखने के बजाय भगोड़ा कहलाना पसंद किया। कुछ मोर्चों पर हालात मध्ययुगीन स्तर तक आ गए हैं। दिसंबर 2025 की रिपोर्टों में दर्ज किया गया कि रूसी सैनिक खाने की कमी के कारण अपने ही साथियों को खाने की योजना बना रहे थे। रूसी सैनिक खाइयों में सचमुच भूखे मर रहे हैं, जबकि पुतिन टेलीविजन पर जीत की घोषणाएं कर रहे हैं। यहाँ घड़ी है, भूख से मर गया कोई नहीं मरेगा। घड़ी ने उसे गिरा दिया और फिर वही हुआ 2 हफ्तों तक। भर्ती की संख्या बनाए रखने की कोशिश में रूस ने भुगतान को काफी बढ़ा दिया है। 2024 और 2025 के बीच बोनस में 450% की बढ़ोतरी हुई है। 2026 की शुरुआत में
कुछ क्षेत्रों ने $30,000 के बराबर राशि तक की पेशकश की, लेकिन ये भारी भरकम रकम भी पर्याप्त नहीं साबित हो रही है। कहानियां सामने आ रही हैं। सैनिक अपंग, मानसिक आघात के साथ लौट रहे हैं या कई लौट ही नहीं रहे। कई परिवारों को कुछ भी नहीं मिल रहा। रूसी कमांडर आदेश न मानने वाले सैनिकों को गोली मारकर इसे जीरोमेंटो कहते हैं और बाद में उन्हें लापता घोषित कर लाभ से बचते हैं। 100 से ज्यादा कमांडरों की पहचान हुई है जो अधीनस्थों की हत्या के जिम्मेदार हैं। अब क्या आप समझते हैं कि वह रूसी ड्रोन डोमिनियो क्या कर रहा था? रूसी सेना ने मोर्चे के पीछे ऐसी विशेष इकाइयां तैनात की हैं जिनका काम है पीछे हटने या आत्मसमर्पण की कोशिश करने वाले सैनिकों पर गोली चलाना। जब जमीन पर सैनिक कम होते हैं तो वे ड्रोन से काम लेते हैं, जैसे ओरेकिव में रूसी ड्रोन ने रूसी सैनिकों को निशाना बनाया। उस अकेले सैनिक ने तबाह सड़क पर चलते हुए हथियार नीचे कर दिया। वो यूक्रेनियों के सामने आत्मसमर्पण कर रहा था और जिंदा रहना चाहता था, लेकिन रूसी ड्रोन को दूसरे आदेश मिले थे। वीडियो की शुरुआत की तस्वीरों के कुछ सेकंड बाद ही ड्रोन ने हमला किया। सैनिक को यूक्रेनियों के पहुंचने से पहले ही मार दिया गया। उसका आत्मसमर्पण, जिसे उसकी सेना ने फिल्माया, सिर्फ एक आंकड़ा बन गया। इस तस्वीर से हजारों रूसी सैनिकों को साफ संदेश मिलता है, रूस आपको जिंदा नहीं रहने देता। या तो आखिरी दम तक लड़ें या लड़ना छोड़ने पर मारे जाएं। और यही वजह है कि मैं जीना चाहता हूं कार्यक्रम काम कर रहा है, क्योंकि यह वही चीज देता है जो रूसी सेना नहीं देती, जिंदा रहने का एक असली मौका। रूस में जो हो रहा है वह केवल सैन्य संकट नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का पतन है। जब एक सेना को अपने ही सैनिकों का शिकार करना पड़ता है ताकि वे जिंदा न बच सकें, जब उसे विदेशियों से झूठ बोलना पड़ता है और उन्हें बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है, जब उसे जेलें खाली करनी पड़ती हैं और लाइलाज बीमारों की भर्ती करनी पड़ती है, क्योंकि अब कोई भी सेना में भर्ती होना नहीं चाहता। यह कोई मजबूत सेना नहीं है, यह सिर्फ झूठ, पैसे और डर के सहारे एक साथ रखी गई सेना है। और 2026 में दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। अब मैं आपकी राय चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रूस इस रणनीति को बनाए रख सकता है? कितने समय तक? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे देखना चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को एक्टिवेट करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। अगली बार तक अलविदा।